हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी चौथी प्रगति रिपोर्ट भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण यानी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस और न्यूट्रिशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई है पोषण अभियान के ऊपर। पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स यानी महामारी के समय में पोषण अभियान कैसा रहा। तो जो महामारी के समय, कोविड के समय सबसे अच्छा प्रदर्शन पोषण अभियान में किसने किया। पोषण अभियान क्या है ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट है। इसमें अगर आप देखें, बड़े राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र का। आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे था। अगर आप छोटे राज्यों में देखें, जो छोटे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के राज्य हैं, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था सिक्किम का। और यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का। कोई डाउट? तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि छोटे राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था पोषण अभियान में महामारी के समय, तो वो था सिक्किम का। आंसर है सिक्किम। तो ये नहीं भूलना है आपको कि सिक्किम में ये हुआ। और सिक्किम और क्यों न्यूज़ में था अभी अभी? क्योंकि जो सिक्किम है, यहाँ पे एक आमा योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें वो महिलाएं जो नॉन वर्किंग हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको उनके अकाउंट में 20,000 रुपये हर साल मिलेंगे। और एक बाहिनी योजना है। बाहिनी योजना जो है, यहाँ पे फ्री सैनिटरी नैपकिन जो हैं लड़कियों को बांटे जाएंगे, तो वो है। सिक्किम में एक बहुत फेमस लेक भी है जिसे बोलते हैं गुरु डोंग मार लेक। ये एग्जाम में काफ़ी आता है, गुरु डोंग मार लेक कहाँ पर है। और सिक्किम में एक जगह है मामले। यहाँ पर इस जगह को जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चट्टानों का बक्सा फॉर्मेशन होता है, डोलोमाइट लाइमस्टोन वगैरह की गुफाएं हैं यहाँ पर मामले। और इसके अलावा हिमाचल में एक जगह है शिवालिक फॉसियल पार्क, वो भी जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। अभी अभी सिक्किम ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई यानी कि राज्य की तितली डिक्लेयर करा है ब्लू ड्यूक को। तो ब्लू ड्यूक जो है ये स्टेट बटरफ्लाई होगी सिक्किम की। सिक्किम में एक जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनके नाम पर एक रोड भी रखा गया है। ये रोड सोगमो लेक को कनेक्ट करेगा। कहाँ से? राजधानी गैंगटॉक से। सोगमो, टी का उच्चारण नहीं करते हैं, टसोगमो नहीं, इसे सोगमो बोलते हैं। TSOGMO, सोगमो लेक। तो नरेंद्र मोदी रोड इसका या नरेंद्र मोदी मार्ग इसका नाम रखा गया है। कोई डाउट इसमें? और बड़े राज्यों में पूछें परफॉर्मेंस किसका सबसे ज़्यादा अच्छा था, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और यूनियन टेरिटरी में पूछें तो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। दादरा नगर हवेली दमन दीव एक कारण से न्यूज़ में और थी। ये पहली यूनियन टेरिटरी है भारत की जो हर घर जल बनी है। राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली दमन दीव। और यहाँ पर जो ये दमन नाम की जगह है, ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसका 18वां कैंपस खुला है। 17वां खुला है हरियाणा के पंचकुला में, 18वां खुला है दमन में। ये क्लियर है? अब हम आते हैं इस पोषण अभियान पर। आपको याद होगा अभी अभी पोषण द्वितीय स्टार्ट हो गया है। ये चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री स्मृति ईरानी है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है और वो हमारी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं। तो पोषण द्वितीय, ठीक है। क्या करना है, हमारे क्या लक्ष्य हैं इसमें? पहली बार जब पोषण अभियान स्टार्ट हुआ था तो 2018 में हुआ था, 8 मार्च को। 8 मार्च को क्यों? क्योंकि 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारा लक्ष्य ये है, हमें हर साल 4 चीज़ों को कम करना है। स्टंटिंग को हर साल 2% कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन को 2%, यानी बच्चों की हाइट कम रह जाती है, इस चीज़ को 2% हर साल कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन को भी हमें मिटाना है, 2% हर साल कम करना है हमें। फिर हमें जो बच्चों में लो बर्थ वेट होता है, इस चीज़ को भी हमें 2% हर साल कम करना है। और महिलाओं में जो अनीमिया है, हर साल 3% कम करना है। तो ये है पोषण अभियान के लक्ष्य। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक सैटेलाइट छोड़ी है जिसका नाम है याओगान? याओगान अभी 33वीं सैटेलाइट है। इससे पहले याओगान 31, 32, 28, 24, ये सब मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ सारी, क्योंकि समय समय पे याओगान सैटेलाइट अपडेट होती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो याओगान चाइना की सैटेलाइट है। और चाइना इसके लिए जिस रॉकेट का यूज़ किया वो था लॉन्ग मार्च फॉर सी। चाइना की स्पेस एजेंसी को CNSA बोलते हैं। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसे तिएनजोंग बोलते हैं। एक बात याद रखिए, चाइना ने अपना जो स्पेस स्टेशन बनाया है तिएनजोंग, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एक प्रोजेक्ट कर रहा है, सिंग प्रोजेक्ट। सिंग प्रोजेक्ट में एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह देखने के काम आता है, स्पेक्ट्रोस्कोप वो लगाएंगे। और इसमें भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट काम करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, चाइना जो भी अपनी सैटेलाइट छोड़ता है वो कहाँ से छोड़ता है, ये पता है आपको?
ये छोड़ता है जियुक्वान नाम की जगह है, जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जैसे हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं मान लो, तो कहाँ से छोड़ते हैं? हम अपने रॉकेट छोड़ते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, राइट, जो नेल्लोर जिले में आता है। चाइना छोड़ता है जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। कहाँ पे है ये गोबी मरुस्थल में है, गोबी डेजर्ट में है ये। और गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया दोनों कंट्रीज के अंदर आता है। ये ठंडा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। 3D विजुअलाइजेशन, आईज ऑन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल पर हमारी आंखें हमेशा हैं। आईज ऑन द सोलर सिस्टम, इसको 3D बना के फोटो, बहुत ही आकर्षक फोटोज जो हैं वो आपको कौन दिखाएगा? ये नासा ने शुरू करा है। आप अगर नासा की जो है वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे 3D विजुअलाइजेशन जो है वो नासा कर रहा है। यानी नासा ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको जो बेस्ट से बेस्ट जो हमारे प्लेनेट हैं, सौर मंडल में जो प्लेनेट हैं हमारे, वो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह 3D में दिखाई जाएं। तो इससे बेटर नेविगेशन होगा, बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा, और रियल टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। तो इससे स्टडीज़, एकेडमिक रिसर्च और उन सब में भी फ़ायदा होगा। आइज़ ऑन द सोलर सिस्टम, इज़ दैट क्लियर? और नासा के कुछ मिशन भी हैं, जैसे कैपस्टोन। एक्चुअली कैपस्टोन लूनर ऑर्बिटर है, चांद पे जाने वाला ऑर्बिटर है, जो नासा ने लॉन्च किया था 28 जून को, 28 जून 2022 को। बाकी आर्टेमिस है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस मिशन वैसे तो 2024 में होगा, लेकिन अभी आर्टेमिस 1 इसी साल होगा। तो इसमें 18 लोग जाएंगे चांद पे, जिनमें 9 पुरुष और 9 महिलाएं होंगी। पहली बार महिला चांद पे जाएगी। और इन 18 में एक भारत का व्यक्ति भी है, तेलुगु पर्सन है, राजा चारी, राजा चारी, ठीक है। फिर नासा का और भी मिशन है, जैसे अभी नासा ने जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, नया टेलीस्कोप है, नई दूरबीन है इनकी, जेम्स वेब, उसने एक गैलेक्सी क्लस्टर के फोटो खींचे जिसका नाम है स्मैक्स 0723। और भारत की एक बच्ची है जाह्नवी डांगेटी, ये आंध्र प्रदेश की है। जाह्नवी डांगेटी पहली भारतीय बच्ची है जिसको नासा के इंटरनेशनल स्पेस और एयर प्रोग्राम में भाग मिला है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत कौन बना है, या उच्चायुक्त कौन बना है? बांग्लादेश कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसलिए हम उच्चायुक्त वर्ड यूज करेंगे, यानी हाई कमिश्नर। कॉमनवेल्थ का मेंबर अगर नहीं होता तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं एम्बेसडर, यानी राजदूत। तो ये बने हैं प्रणय वर्मा। इससे पहले वियतनाम में ये हमारे राजदूत थे, अगर आपको याद हो, प्रणय वर्मा। लेकिन अब बने हैं ये बांग्लादेश में। और हम जितने भी हमारे नए एम्बेसडर बने हैं, सारे मैंने एक ही जगह पर लिख दिए हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले CB जॉर्ज की बात करते हैं। CB जॉर्ज जो हैं ये हमारे एम्बेसडर बने हैं अभी अभी। कहाँ पर? तो ये बने हैं, ध्यान रखिए, हमारे जापान में नए एम्बेसडर बने हैं। जापान में पहले कौन था? संजय वर्मा थे, लेकिन संजय वर्मा को अब कनाडा भेज दिया गया है। तो क्योंकि अजय बिसरिया थे कनाडा में, वो रिटायर हो गए हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है ये भी। और इनमें एक और याद कर लीजिए, नागेश सिंह, ये थाईलैंड में हमारे राजदूत बने हैं। ये मैं एक लिखना भूल गया यहाँ पे, सुचित्रा दुरई थी पहले, अब नागेश सिंह बने हैं, तो ये और ऐड कर लेना। फिर नीता भूषण, नीता भूषण न्यूजीलैंड में बनी है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो पहले थे मुक्तेश परदेशी, बहुत लंबे समय से थे, मुक्तेश परदेशी अब भारत आ गए हैं, क्योंकि वो G20 के प्रबंधन में मदद करेंगे सरकार की, क्योंकि G20 समिट अब इंडिया में होगा 2023 में। अमित कुमार, ये सब अंदर की बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में काफ़ी पढ़ता हूँ, इनको मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं देखता रहता हूँ ये क्या कर रहे हैं। वरना मुझे कैसे पता होता कि न्यूजीलैंड में जो पहले थे वो अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। और इसके लिए आप भी चाहें तो इंटरेस्ट ले सकते हैं। आप अगर ट्विटर पे आपको पता है कि किन लोगों को फॉलो करना है जो एम्बेसडर वगैरह की न्यूज़ देते रहते हैं, जैसे एक व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, सिद्धांत सिब्बल। ये मेरे हिसाब से ट्विटर पे सबसे अच्छी न्यूज़ देते हैं एम्बेसडर रिलेटेड, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कौन सा एम्बेसडर जो है वो क्या कर रहा है आजकल। अब ऐसे ही नीता भूषण मैंने बता दिया। अमित कुमार, अमित कुमार हमारी दक्षिण कोरिया में नई राजदूत होंगी, ठीक है। इससे पहले थी श्री प्रिया रंगनाथन। फिर नामग्या खाम्पा, ये केन्या में हमारे राजदूत बने हैं। केन्या में अभी नए प्रधानमंत्री भी बने हैं वैसे। कौन बने हैं? मिस्टर राटो। संदीप आर्या, संदीप आर्या वियतनाम में हमारे नए राजदूत बने हैं, ठीक है। वियतनाम में पहले कौन थे? प्रणय वर्मा, जो अब कहाँ बने हैं? प्रणय वर्मा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहले कौन था? विक्रम दोरई स्वामी, वो अब कहाँ बने हैं? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पहले कौन था? गायत्री ईसर कुमार, वो रिटायर हो गए हैं। तो मुझे सब पता रहता है किस कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनके टच में रहता हूँ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने भारतीय शहर हैं
जो यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं। लर्निंग सिटी का मतलब क्या होता है? लर्निंग सिटी वो शहर है जो नंबर 1 एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे समुदायों में और स्टूडेंट्स को, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को लर्निंग जो है वो एनकरेज करी जाती है, लर्निंग के लिए प्रेरित किया जाता है, जहाँ पे वो शहर अपने सारे संसाधन लर्निंग के विकास में लगाता है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, और जहाँ पे क्वालिटी और लर्निंग की जो एक्सेलेंस है बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं लर्निंग सिटी। तो दुनिया के 77 सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है लर्निंग सिटी। इनमें से 3 भारत के हैं, और वो कौन है? वो हैं तेलंगाना का शहर वारंगल। वारंगल शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट जाते हैं। इनफैक्ट पिछले साल ही यहाँ पे 40 लाख टूरिस्ट गए थे वारंगल में। इतने लोग वारंगल में क्या करने जाते हैं? कौन सा मंदिर है यहाँ पे? था मतलब, अब तो नया नया जिला बन गया मुलुगु, वो मंदिर वहाँ चला गया है अब, क्योंकि तेलंगाना में नया जिला बना था मुलुगु, तो इसमें शिफ्ट हो गया था ये मंदिर। ये है रामप्पा मंदिर। देखो, रामप्पा मंदिर को काकाटिया रुद्रेश्वर मंदिर बोलते हैं। पिछले साल इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था ढोलावीरा के साथ। ढोलावीरा गुजरात में है। तो वारंगल शहर तेलंगाना का है, लर्निंग सिटी डिक्लेयर किया गया है। और केरल के 2 शहर हैं। केरल के होने ही थे क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है। तो एक तो शहर है इसका निलंबुर, और दूसरा शहर है त्रिशूर। त्रिशूर में त्रिशूरपुरम त्योहार भी लगता है, बड़क्कुनाथन मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है त्रिशूर। क्लियर हो गया? इन तीनों शहरों के नाम अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आएगा। और पेरिस हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का। पेरिस में और कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। देखो, पेरिस में एक तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है, यूआईसी, उसका हेडक्वार्टर है। ये आपको शायद नहीं पता होगा, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, और फ्रांसीसी भाषा में यूआईसी बोलते हैं, तो वैसे इसे यूआईसी ही बोलते हैं। वैसे पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। फिर पेरिस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे सूची में रखता है, जो ब्लैक लिस्ट भी कर देता है अगर जरूरत पड़े तो। पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल रखा है बहुत लंबे समय से। फिर यहाँ पर OECD का हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का हेडक्वार्टर जो है वो भी पेरिस में है। तो काफ़ी सारे जो हैं पेरिस में हेडक्वार्टर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन से स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से कपलोटिया तमिलन के नाम से जाने जाते थे? इनकी 151वीं जयंती मनाई गई अभी अभी 5 सितंबर को। इनका जन्मदिन भी था, इनकी जयंती भी थी। इनका नाम है VO चिदम्बरम पिल्लई। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ से थे? ये टूटीकोरिन से थे। टूटीकोरिन को आज के टाइम में थुट्टुकुडी बोलते हैं। ये तमिलनाडु का शहर है थुट्टुकुडी, राइट। और स्वदेशी मूवमेंट जो आया था 1905 में, उसमें बहुत इन्होंने तमिलनाडु में स्वदेशी मूवमेंट को फैलाया था। तो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर के साथ मिलकर काम करते थे। गांधी जी के बहुत जो हैं वो थे, क्लोज थे। गांधी जी के साथ भी बहुत इन्होंने काम किया। इनफैक्ट 1908 में जब बिपिन चंद्र पाल जेल से छूटे थे, तो इन्होंने स्वराज का जो फ्लैग है वो भी फहराया था तमिलनाडु में। तो काफ़ी महान स्वतंत्रता सेनानी थे VO चिदम्बरम पिल्लई। और एक मेजर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, ये तो आपको पता होगा। छोटे पोर्ट तो बहुत सारे हैं, हज़ारों में, लेकिन जो जो मेजर पोर्ट हैं वो 13 हैं। अब मेजर पोर्ट जो हैं, 13वां कौन सा बना था? वो था महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट, जो 3 साल पहले बना था, वधावन पोर्ट। और जो बाकी 12 हैं उनमें 3 तमिलनाडु में हैं। एक तो है एन्नोर पोर्ट, एक है टूटीकोरिन पोर्ट, और एक है चेन्नई पोर्ट। ये पता है आपको? तो इसमें टूटीकोरिन पोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा है? VO चिदम्बरम पिल्लई के नाम पे। इसको बोलते हैं VO चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं। अच्छा, एन्नोर पोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा है? एन्नोर पोर्ट को हम कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं, कामराज के नाम पे। कामराज कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और चेन्नई पोर्ट को तो चेन्नई पोर्ट ही बोलते हैं, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। ये क्लियर है आपको? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन ने निम्नलिखित में से किस शहर में 30वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं हमारे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उनकी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह इन्होंने किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो नई दिल्ली में, वहां पर किया।
साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत किया। साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, 2018 में चलाया था भारत में साइबर सुरक्षा के बारे में प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मुनीश्वर नाथ भंडारी, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं वो, तो अब बने हैं जस्टिस एम दुराई-स्वामी। ठीक है, एम दुराई स्वामी। इसको विक्रम दुराई स्वामी के साथ कंफ्यूज मत करना। विक्रम दुराई स्वामी ब्रिटेन में हमारे नए राजदूत बने हैं। मैं बात कर रहा हूं एम दुराई स्वामी, ये बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। एक हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। और अभी अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो भांग है वो ड्रग नहीं है। भारत ने किस देश के साथ 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? शेख हसीना आई थी, भारत आई थी, कौन से दरगाह में गई थी? निजामुद्दीन। दिल्ली में संत निजामुद्दीन औलिया उनकी दरगाह है, तो वहां पर जो है ये गई थी, वहां पे आशीर्वाद लेने गई थी ये दरगाह पर। और भारत के साथ फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिली, बड़े बड़े और भी नेताओं से मिली और 7 एमओयू साइन करे हैं। तो आंसर है बांग्लादेश। अब ये 7 एमओयू कौन से हैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो कुशियारा नदी का पानी दोनों देश मिलकर बांटेंगे, इस पे एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हो गया है। तो नदी का नाम याद रखिए, कुशियारा। फिर दोनों देशों के जो रेलवे बोर्ड हैं वो 2 चीजें करेंगे। एक, वो बांग्लादेश के जो रेलवे के लोग हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग देंगे। दूसरा, आईटी का इस्तेमाल भारत बांग्लादेश को सिखाएगा रेलवे में। फिर बांग्लादेश के जो जज होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको इंडिया में ट्रेनिंग मिलेगी। फिर जो CSIR है, दोनों देशों का जो साइंटिफिक रिसर्च और कॉपरेशन है उसमें एक दूसरे की हेल्प करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा। और भारत का प्रसार भारती जो है, जो दूरदर्शन और संसद टीवी वगैरह का प्रसारण करता है, वो बांग्लादेश टेलीविजन के साथ मिलकर काम करेगा। तो ये है 7 एमओयू। इसके अलावा 2-3 चीजें और आपको नहीं भूलनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैत्री पावर प्लांट बन रहा है। मैत्री पावर प्लांट बन चुका है, मतलब इनॉग्रेट हो गया है। ये बनना 2016 या 17 में स्टार्ट हुआ था, मुझे ध्यान है। और ये भारत की तरफ से एनटीपीसी ने साइन किया था एग्रीमेंट, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है ये। इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। लेकिन इसको बनाने का जो एक्चुअल काम किया, एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया था, वो भेल को दे दिया था बाद में। ठीक है, तो ये कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है, यानी कोयला जला के बिजली बनेगी इसमें। ये खुलना में बना है, रामपल खुलना नाम की जगह है। खुलना जिले का नाम है, रामपल जगह का नाम है, बांग्लादेश में बना है ये। और काफी पैसा खर्च हुआ है इसमें, भारत ने बनाया है ये मैत्री पावर प्लांट बांग्लादेश के साथ मिलकर। फिर एक पुल बना है रूपसा ब्रिज, एक पुल बना है रूपसा ब्रिज, ये भी भारत ने बनाया है। और ये एक इंपॉर्टेंट पुल है क्योंकि इसके बनने से खुलना और मोंगला 2 बंदरगाह हैं जो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इससे भारत को भी फायदा होगा। फिर वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह में भारत ने सपोर्ट करा है। फिर 2 रेलवे लाइन बनाने में भारत ने हेल्प करी है, अपग्रेड करने में। एक ब्रॉड गेज पे है, खुलना से दर्शना तक रेलवे लाइन जो है भारत ने अपग्रेड करी है, ब्रॉड गेज के ऊपर है, ये डबल कर दिया इसे। और पार्वतीपुर से कोनिया, पार्वतीपुर से कोनिया, इसको ये मीटर गेज है। 3 तरह की रेलवे पटरी होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ये मीटर गेज है, मीटर गेज वाली में भी भारत ने सपोर्ट करा है, ये पार्वतीपुर से कोनिया तक। तो इतने सारी चीजें भारत बांग्लादेश के बीच में हुई हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी हमें हवा प्रदूषण को कम करना है। हमारी जो स्काई है, हमारे आसमान है, वो एकदम साफ होने चाहिए, हवा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यह दिन कब मनाया गया? यह दिन पहली बार 2020 में मनाया गया था, तो सिर्फ तीसरी बार मनाया गया। और ये कब मनाया जाता है? यह दिन मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो आंसर है 7 सितंबर। और ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट दिन है ये। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था द एयर वी शेयर। हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल, ये आप ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, ये आप हिंदी में ही, इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है, क्योंकि पोर्टल का नाम पोर्टल ही रहेगा। तो ई प्रोसिक्यूशन एक पोर्टल है, इसके तहत जो मामले होते हैं उनके निपटान और प्रविष्टि की संख्या में नंबर 1 कौन रहा, यानी सबसे ज्यादा जो केसेस हैंडल करे और उनको डिस्पोज किया। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो भारत सरकार के 3 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, एक तो लॉ मिनिस्ट्री है, एक आईटी मिनिस्ट्री है, और एक मिनिस्ट्री और है। 3 मंत्रालय हैं भारत के जिन्होंने ये पोर्टल मिलकर 2 साल पहले लॉन्च किया था, और एक होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। तो इस पे क्या होता है ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पे? इस पे हमारा पुलिस विभाग, जेल विभाग, फॉरेंसिक विभाग, अदालत सब मिलकर डेटा एक दूसरे को जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो केसेस का निपटान बड़े जल्दी होता है। तो इस मामले में नंबर 1 रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लगभग 91 लाख केसेस निपटाए, 9 मिलियन के आसपास केसेस निपटाए, केसेस जो है हैंडल करे और निपटाए भी सबसे ज्यादा। तो दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, टोटल केसेस में भी और उनके निपटान में भी। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे गुजरात, लेकिन नंबर 1 बस याद रखिए वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सी कंपनी है जो भारत में जो घरेलू
मैदान में क्रिकेट मैचेस होंगे अंतर्राष्ट्रीय, और जो घरेलू क्रिकेट मैच होंगे उनके लिए स्पॉन्सर करेगी इंडियन टीम को। दोनों में क्या फर्क है? देखो, घरेलू मैदान पर मतलब ये है कि अगर मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है ईडन गार्डन में, तो वो मैच तो अंतर्राष्ट्रीय है पर हो घरेलू मैदान पर रहा है। और घरेलू क्रिकेट मैच मतलब जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब जो होती हैं ये घरेलू क्रिकेट मैच होते हैं। तो इनमें सभी, और जो जूनियर क्रिकेट मैच होते हैं उनमें भी हमारी स्पॉन्सर रहेगी मास्टर कार्ड 2023 के लिए, 2022-23 के लिए। मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड कंपनी का एम्बेसडर कौन है वैसे? एम एस धोनी। याद है मास्टर कार्ड कंपनी की ऐड करते थे एम एस धोनी। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोग समिति नीति, राष्ट्रीय सहयोग नीति, एक्चुअली सहकारी नीति ज्यादा अच्छा वर्ड है मेरे ख्याल से। इसको आप बोलेंगे कॉपरेशन। यहाँ पे सहयोग मत, कॉपरेशन मतलब सहयोग की बजाय सहकार ज्यादा अच्छा शब्द है। जो हमारी कॉपरेटिव्स हैं भारत में, ठीक है, तो उनके लिए नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी हम लेकर आएंगे भारत में, जिससे सहकारी संगठनों का हम विकास कर सकें। तो नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी जो है वो बना रही है सरकार, और उसके लिए एक कमेटी बनी है। कमेटी में 47 मेंबर हैं, उनके चेयरमैन होंगे सुरेश प्रभु। एक समय में सुरेश प्रभु हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय सहकार नीति कर लीजिए इसे, क्योंकि कॉपरेटिव्स के लिए ज्यादा अच्छा वर्ड ये है सहकारी। तो राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन होंगे सुरेश प्रभु। हाल ही में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? ये अभी तक पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे, लेकिन अब ये बनेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के, और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर टूटीकोरिन में है। एक चीज याद आ गई, क्योंकि मैं सहकारी संगठनों की बात कर रहा था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अब रेलवेज और एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूं। देखो, हमारे संविधान में 97वां संशोधन हुआ था 2011 में, ये तो पता होगा आपको। 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 97वां संशोधन संविधान में 2011 में। अब इसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया था संविधान में, 9B। देखो, आपको ये तो पता होगा पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड होता है, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड होता है, और पार्ट 9B कोऑपरेटिव से रिलेटेड होता है। जो सहकारी संगठन है वो पार्ट 9B में आते हैं। और 9B को कब डाला था हमने संविधान में? 2011 में 97th अमेंडमेंट करके। एक चीज और, हमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं भारत में, जैसे अमूल है, जैसे इफ्को है, नंदिनी है, और ये सारे जो हैं, तो जो भारत में सहकारी संगठन है इनका विकास करना है। ये हमने जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कौन सा आर्टिकल डाला था कोऑपरेटिव्स के लिए? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 43B। ये लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ी होगी वही इनके आंसर कर पाएगा। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जिससे आप एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंट रहें। तो कोऑपरेटिव्स के लिए, सहकारी संगठनों के लिए दो चीजें याद रखनी है, एक तो पार्ट 9B और एक आर्टिकल 43B। हाल ही में शुरू की गई वेस्ट नाम की पहल किससे संबंधित है? देखो, महिलाओं में यानी इंडिया में स्टेम क्षेत्र, स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इन फील्ड्स में देखा जाता है महिलाएं कम हैं, तो हमें इनमें महिलाओं को प्रोत्साहन देना है। तो आई स्टेम क्षेत्र की नीति है वेस्ट। तो वेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा मंत्रालय है वो महिलाओं के लिए रिसर्च वगैरह प्रमोट करने के लिए इसे चलाएगा। तो इसे डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं चलाएगा, इसे चलाएगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस, यानी भारत के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, जिनका नाम है अजय सूद। तो अजय सूद का जो कार्यालय है वो इसे चलाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। तो इसका नाम है वेस्ट। वेस्ट मतलब वो महिलाएं जो स्टेम बैकग्राउंड से आती हैं, हमें उनको प्रमोट करना है, यानी वुमेन विद स्टेम बैकग्राउंड। और अगर आप वेस्ट की फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वेस्ट की फुल फॉर्म है वुमेन इन साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये EST मतलब है इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, और W मतलब है वुमेन, यानी इसमें मैथ नहीं है। बाकी स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तो होता है, मैथ भी होता है, इसमें मैथ नहीं है, बस बाकी सब है। समझ में आ गया? हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी में भारत ने काउंटर रैंसमवेयर साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? इसमें 26 देशों ने भाग लिया। तो भारत ने इसका आयोजन यूके के साथ मिलकर किया, यूके के साथ, और एक कंपनी है बाई सिस्टम्स, उसके साथ किया। तो भारत की सरकार, ब्रिटेन की सरकार और बाई सिस्टम्स कंपनी ने मिलकर काउंटर रैंसमवेयर साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया। और भारत की एक संस्था है जिसे बोलते हैं सर्ट इन, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो नई दिल्ली में बेस्ड है। इन्होंने एक युद्धाभ्यास किया था अपना खुद का, मतलब साइबर अभ्यास, जिसका नाम है सिनर्जी। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं सब? मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT।
कौन सा राज्य भारत का है जहां पे पहली बार माउंटेन साइकिल वर्ल्ड कप हो रहा है, एमटीबी वर्ल्ड कप? इसका नाम होगा यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप। साइकिल की रेस होगी, वर्ल्ड कप होगा, तो ये लद्दाख के लेह जिले में होगा। तो आंसर है लेह। क्या भारत का कोई साइकिल चलाने वाला स्पोर्ट्समैन बता सकते हो? एक तो है रोनाल्डो सिंह। रोनाल्डो सिंह कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं, और ये पहले भारतीय बने जिन्होंने एशियाई साइकिलिंग प्रतियोगिता में मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने भी, रजत पदक जीता। और एक है डेबोरा हेरोल्ड। डेबोरा हेरोल्ड हमारी बेस्ट महिला साइकिलिस्ट हैं, ये अंडमान निकोबार से हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रोजा ओटुनबेवा को अफगानिस्तान में अपना नया दूत बना दिया। अफगानिस्तान एक काफी संवेदनशील देश है इस समय, तो रोजा ओटुनबेवा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यहां पर बनी है, क्या बनी है? नई दूत अफगानिस्तान में। ये कौन से देश की महिला है? ये कौन से देश से हैं? तो ये किर्गिस्तान की महिला है, तो आंसर है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और किर्गिस्तान के साथ हमने खंजर युद्ध अभ्यास किया था। कहाँ किया था? ये हमने किया था बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ने भारत और पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए UNMOGIP भी बनाए हैं, यानी मिलिट्री ऑब्जर्वर, मिलिट्री पर्यवेक्षक बनाए हैं। ये अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं, और इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है गिलर्मो पाब्लो रियोस। गिलर्मो पाब्लो रियोस। ये था हमारा 8 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं 9 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।